क्या स्पेशल इक्विपमेंट इनके पास होता है जो हमारे रेगुलर आर्मी के पास नहीं होता? उनका खास जो है वो स्नाइपर राइफल्स जैसे, तो रोल अलग है, मिशन अलग है। हम्म। तो ये कहना कि कौन सबसे अच्छा है और कौन सबसे कमजोर है, ये कोई ऐसा मापदंड है नहीं। तो ब्लैक कैट्स क्यों है और क्या करती है ब्लैक कैट? अब पाकिस्तान वाले स्पेशल एसएसजी, स्पेशल सीक्रेट ग्रुप कहते हैं, हम्म। हमारे यहाँ एनएसजी, पैरा एसएफ, ये सब है। राइट। जर्मन अपने फोर्स को जीएसजी 9 कहते हैं। तो ये जो है अलग अलग नाम से, मगर तकरीबन सबका रोल एक ही जैसा है। जब से अग्निवीर शुरू हुआ है, नेपाल ने गोरखा देना बंद कर दिया है। कि चाइना कंसीडर कर रहा है कि ये नेपाल के गोरखास की हम एक गोरखा फॉर्मेशन रेस कर दें। अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए तकलीफ उचित नहीं होगा। तो आपने दुनिया की स्पेशल फोर्सेस के बारे में काफी कुछ सुना होगा, एंड इंडिया की भी जो स्पेशल फोर्सेस है जैसे मार्कोस, एनएसजी, गरुड़, या अगर हम कहें ब्लैक कैट्स भी, तो उनके बारे में भी अगर आपको थोड़ा कम नॉलेज है, देन ये एपिसोड में हमने पूरे डिटेल में समझा है कि ये क्यों स्थापित की गई थी, इनका रोल क्या है और क्या सक्सेसफुल मिशंस इन्होंने कैरी आउट किए हैं। इसके अलावा इनके वेपन्स क्या होते हैं, क्या ट्रेनिंग लेते हैं ये, क्यों ये इतने मेंटली केपेबल होते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हमने कर्नल जेटली के साथ में बात की है। ऑफ कोर्स इनके साथ में हमने एक और एपिसोड भी किया है जो इंडिया की वेपन्स टेक्नोलॉजी और केपेबिलिटी पे है। वो यहाँ पे कार्ड्स पे आ जाएगा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखिए। ये कॉन्वर्सेशन में क्या सिलेक्शन प्रोसेस है मार्कोस का, कैसे एनएसजी स्थापित होती है, क्या एंटी इन्फिल्ट्रेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने उनसे बात की है। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा। ऐसे ही हम बहुत इंटरेस्टिंग लाइनअप 2025 में आपके लिए लेके आ रहे हैं गेस्ट का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। So Colonel Jetli, hi and welcome एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई में। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं ये कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। प्राइमरली क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, और फिर वो टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ में हो, चाहे फिर वो हमारे फ़ोन्स हो, कार्स हो, एरो एयरक्राफ्ट, प्लेन्स, या इवन टेक्नोलॉजी जो हमारी फोर्सेस यूज़ करती है, स्पेशल फोर्सेस। सो ये सब चीज़ें मुझे, हर एक चीज़ जानने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है ये बातें, एंड आई एम श्योर कि मेरे दर्शक भी जो रहेंगे ये देखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहेंगे, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलती है, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो वेलकम फर्स्टली, और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भव्या, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज़ मेरे दिल के बहुत करीब है ये, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को जिया है। और एयर डिफेंस आर्टिलरी में कमीशन हुआ 1975 में, तो रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी ये खास विषय रहे जिनमें मेरी दिलचस्पी रही। मुझे खुशी है कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि आप ये इंट्रोडक्शन दें, मैं खुद ही एक्चुअली ये देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यू बीन इन दी, आपने आर्मी और हमारे देश के लिए ऑलमोस्ट 36 ईयर्स सर्व किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। द नेशन डिजर्व्ड इट, दे वर वर्दी ऑफ इट। थैंक यू सो मच। सेकंड, आप फर्स्ट बैच थे ब्लैक कैट्स के। जी हाँ। देन आपने यू डेप्यूटी सेक्रेटरी रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में। फिर उसके दौरान और बीच में कभी तो आपने काफ़ी रॉ के साथ भी काम किया है। सो ये सब काफ़ी एग्जेम्पलरी सर्विसेज हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंसेस से आई थिंक इतनी सारी स्टोरीज हमें आज पता चल सकती है। तो इसीलिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमारे पॉडकास्ट पे और ये कॉन्वर्सेशन हम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा एकदम पहला पॉइंट जो आई एम श्योर सबके दिमाग में भी आएगा इज दैट इंडिया की स्पेशल फोर्सेस क्या है एंड वो क्यों एस्टेब्लिश की गई है? बहुत अच्छा सवाल।
कि जब इतनी बड़ी फौज थी तो क्या ज़रूरत थी स्पेशल फोर्सेस की, ये क्यों की गई। अंग्रेज़ों के समय में दूसरे महायुद्ध में अंग्रेज़ों ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट बनाई जिसके अपने मकसद थे कुछ ऐसे कोवर्ट या ओवर्ट ऑपरेशंस करने जो कि आर्म फोर्सेस के लिए मुश्किल थे, कुछ क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस या डीप इनटू एनिमी टेरिटरी जाके उसकी रसद, उसके रास्ते, विड्रॉल के रास्ते या पीछे से हमला करना या उनके एयरपोर्ट या पोर्ट पर काबू करना या किसी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना। इन सब चीज़ों के लिए, डीप इनटू एनिमी टेरिटरी के लिए उन्होंने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने डिस्बैंड किया तो आज़ादी के बाद भारत ने पैरा फोर्सेस का एक स्पेशल फोर्स के तौर पर गठन किया जो पैराशूट ब्रिगेड थी, जो कि दुश्मन की सरहद के पार डीप जाके डीप स्ट्राइक कर सकती थी। और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते संख्या 15 बटालियन तक पहुंच गई। आज हमारी पैरा बटालियन जो है 15 है। उसके अलावा जो है नेवी ने अपना पैरेलल फोर्स खड़ा किया ताकि उनके नेवी के ऑपरेशंस में इसी तरीके की मदद की जा सके, कोवर्ट, ओवर्ट और क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस पे, डीप एनिमी टेरिटरी में जाके या एनिमी के इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने के लिए। फिर देखते देखते आखिरी में एयरफोर्स ने अपना गरुड़, नेवी ने मार्कोस खड़ा किया, मैरीन कमांडो उन्होंने गरुड़ किया। गरुड़ हमारा डेटी है और हमें पता है कि उनकी क्या विशेषताएं थी। एयरफोर्स वालों ने गरुड़ अपना किया। इसी तर्ज पर मार्कोस और गरुड़ के पहले सरकार को एक जरूरत पड़ी जो फेडरल कंट्रोल के अंदर एक फोर्स हो, जो कि एमओडी के नीचे ना आए, डिफेंस आर्मी के नीचे ना आए और वो जब चाहे जहां चाहे उसको इस्तेमाल कर सके। तो 1984 अक्टूबर 16 को एनएसजी की स्थापना की गई। उस समय उसमें एक ही यूनिट थी, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, और उसको दो खास काम के लिए ट्रेन किया गया। पहला था एंटी हाईजैकिंग, क्योंकि उस समय 846 और बाकी कंधार का मामला हो चुका था, और दूसरा था एंटी टेररिज्म। इन दोनों के लिए इस ग्रुप को ट्रेन किया गया और दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार जो किसी भी फोर्स के पास हो सकता है, सरकार ने उनको मुहैया कराया। और फेडरल फोर्स थी तो बड़ी आसानी से बिना समय नष्ट किए इनको मोबिलाइज किया जा सकता था। ये स्पेशलाइज्ड फोर्स थी। फिर इनकी दो बटालियन बन गई, एक 51, एक 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। एक को एंटी टेररिज्म दिया गया और एक को एंटी हाईजैकिंग रोल दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। साथ में इनके कमांडो फोर्स बनाई गई जिसको एसआरजी नाम दिया गया। 11, 12, 13 3 बटालियन रेस की गई। ये पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस से मिलकर कमांडो यूनिट तैयार की गई, जबकि एसएजी में पूरे 100% आर्मी के लोग हैं। इस एसएजी को कॉर्डन सर्च का काम था और शुरू में इसको वीआईपी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। फिर धीरे धीरे वीआईपी सिक्योरिटी के लिए और ऑल्टरनेटिव उन्होंने चुने और इसको पूर्ण तरीके से एंटी टेररिज्म फोर्स के रूप में उन्होंने एस्टैब्लिश किया। अब क्योंकि हर जगह आर्मी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, आर्मी के अपने रोल है कन्वेंशनल वॉरफेयर के, और जो स्पेशल फोर्सेस हैं इनको ट्रेन किया जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए। व्हाट इज एसिमेट्रिक? जब दो ताकतें, दो चीजें एक शेप में और एक जैसी ना हो, तब जो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ आतंकवाद शुरू किया क्योंकि उसकी काबिलियत नहीं है कि खुल के हमसे युद्ध कर सके। तो इस हालात से निपटने के लिए हालांकि आर्मी भी ट्रेन की जाती है, मगर खास एक ट्रेन दी गई एंटी टेररिज्म के लिए अर्बन एरिया में या माउंटेन्स में, जैसे 9 पैरा कमांडो पैरा एसएफ है माउंटेन्स के लिए, 10 पैरा एसएफ डेजर्ट्स के लिए,
एनएसजी जो है प्योर एंटी टेररिज्म के लिए 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को ट्रेन किया गया और मैं उसका हिस्सा रहा जब उसको रेस किया गया। अंडरस्टैंड। एनएसजी के तो आई मीन ये सब फोर्सेस के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं डेफिनेटली उस पर काफ़ी चर्चा करना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट एक सवाल है, ये आपने बोला कि ऑफ कोर्स इसे बाइफरकेट किया गया काफ़ी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में, जिसके वजह से वो नेचुरली उसके ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। बट ऐसा सिनारियो भी आता है, से फॉर एग्जांपल अभी अगर एंटी टेररिज्म में इसमें ऑफ कोर्स एनएसजीज जो प्राइमरी हमारा फोर्स है जो कॉम्बैट करता है टेररिज्म को, बट रिक्वायरमेंट आई तो दूसरे कोई स्पेशल यूनिट्स भी हैं जो ये रोल अदा कर सकते हैं। डू दे ट्रेन फॉर स्टफ लाइक दिस? देखिए, एक मैं पैरा एसएफ और इसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं कहना चाहूँगा एक कोबरा फोर्स है जो सीआरपीएफ का है। ओके। ये नक्सलवादी एरियो का आतंकवाद जो है उससे डील करते हैं। हालांकि इनकी ट्रेनिंग भी आर्मी द्वारा की गई। वेरांगटे है मिजोरम में जहां काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है, वहां भी ये ट्रेन किए गए। अगर हाई ऑल्टीट्यूड में कोई ऐसी जरूरत है तो उन यूनिट्स को हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर गुलमर्ग में ट्रेन किया जाता है। और कुछ यूनिटें बनाई गई जैसे कि जो स्पेशलाइज्ड है माउंटेन वॉरफेयर में। अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट है, अलग अलग नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो प्लेन्स में और अर्बन एरिया में अलग है। जैसे आप देखें, पैरा एसएफ को जिम्मेदारी नहीं दी गई 26/11 की, वो अर्बन एरिया था, वहाँ शुरू में मार्कोस दिए गए। जैसे ही एनएसजी आई तो उसके बाद एनएसजी को स्पेशल एक्शन ग्रुप को वहाँ नियुक्त किया गया और उन्होंने सारे के सारे 8 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। हाँ, 2 हमारे कमांडो मारे गए, एक अफसर और एक जवान। वो होगा ऐसी लड़ाइयों में, मगर एक कोलेटरल डैमेज से बताया और तकरीबन 600 जो होस्टेजेस थे उस होटल में उनको सुरक्षित निकाला। तो ये खास स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल इक्विपमेंट इन लोगों को दिया जाता है ताकि ये अपने कार्य कुशलता से पूरा कर सके। अंडरस्टैंड। क्या स्पेशल इक्विपमेंट इनके पास होता है जो हमारे रेगुलर आर्मी के पास नहीं होता, जो ये सब मिशंस वो इतनी अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं? देखिए, इन इक्विपमेंट के पूरे डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, मगर हाँ, ये जो एनएसजी है खासकर या ऐसी जो फोर्सेस हैं उनको क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट चाहिए। आर्मी जो है उसके पास हथियार हैं, बोफर्स है 35-40 किलोमीटर मार करने वाली, राइफल है, एलएमजी है, एमएमजी है जो 500, 800, 300 गज, पिस्टल उनके पास भी है। मगर जो इनके स्पेशलाइज्ड वेपन है वो क्लोज क्वार्टर वेपन है। आर्मी का जवान एक छोटी टुकड़ी में, कम से कम एक प्लाटून में, कंपनी में जाके ऑपरेशंस करता है। मगर ये लोग एक बहुत ही छोटे ग्रुप में, एक हिट में, एक टीम में या एक प्रहार में, जैसे मार्कोस हैं 8 आदमियों का एक प्रहार, 10 का प्रहार, तो उस छोटे छोटे ग्रुप में करते हैं। तो इनकी मानसिकता, ऑपरेशन की इंडिपेंडेंस, इनका आत्मबल, आत्मविश्वास, इनकी शारीरिक क्षमताएं इतनी ज्यादा हैं जो कि आम फौज के जवान की नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो फौज का जवान जो कि वॉलंटियर करके इन एनएसजी में या पैरा एसएफ में जाता है, उसमें वेस्टेज रेट तकरीबन 70 से 80% है। 100 में से 20 या 25 लोग उस कुशलता को प्राप्त करता पाते हैं, बाकी वापस अपने भी पलटनों में चले जाते हैं। तो ये जो क्षमता उनकी बनाई जाती है, इसके लिए उनको हथियार दिए जाते हैं ताकि क्लोज क्वार्टर पे, चाहे वो ग्लेको नाइफ हो, चाहे वो सब मशीन गन्स हो, चाहे ऑटोमेटिक पिस्टल्स हो, और उनका खास जो है वो स्नाइपर राइफल्स जैसे, अगर किसी बिल्डिंग को घेरा गया जिसमें आतंकवादी हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 जगह स्नाइपर जो कि हर तरफ से उस बिल्डिंग को कवर करें और ज़रूरत पड़ने पर पिन पॉइंट निशाना लगा के उस आतंकवादी को गिरा सके। ये सब जो चीज़ें हैं, ऐसे हथियार इन फोर्सेस को दिए जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो आपने बोला कि ये 6 या 7 या नॉर्मली ऐसा 8, 9, 10 ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ी होती है, तो ऐसा होता है कि हर एक इंडिविजुअल का इसमें अलग अलग रोल होता है एंड वो स्पेशलाइज करते हैं उस रोल में? ऐसा नहीं, जो
स्पेशल फोर्सेस का आदमी है, उसको साइबर वॉरफेयर, उसको क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, उसको अनआर्म्ड कॉम्बैट, बिना हथियारों की भी जो लड़ाई है, उस हर एक चीज में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसकी शूटिंग कैपेबिलिटीज टारगेट पर जो है वो मार्क्समैन की होगी हमेशा। वो वाकई जो फौज कहती है एक गोली एक दुश्मन, वो उसमें माहिर है। अगर उनको केवल फेस पे टारगेट करना है तो उनकी गोली केवल वहीं लगेगी जहां टारगेट करना है, ताकि कोलेटरल डैमेज से बचा जाए। अब फर्ज करिए जैसे कोई हाईजैकिंग है, उसके अंदर हवाई जहाज के अंदर 4-5 टेररिस्ट हैं, तो कोलेटरल डैमेज जहाज का नहीं होना चाहिए, उनके हथियार और एमुनिशन ऐसा होना चाहिए, और उनको जहाज में अंदर इंटरवेंशन करने के लिए जहाज खोलने के रास्ते आने चाहिए। उनको ये स्फूर्ति होनी चाहिए कि आदमी को पहचाने किसके हाथ में हथियार है और कौन आदमी टेररिस्ट है, ताकि कोई सिविलियन जो है, जो बंधक है, वो फिजूल में ना मारे जाए। ये सब ट्रेनिंग, ये सब आंख की तेजपन, ये शिस्त लेना और एम फायर करना, अलग अलग, जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर है तो स्टन ग्रेनेड या किसी और ग्रेनेड का इस्तेमाल करना, ये सब हथियार जो हैं उनको मुहैया कराए जाते हैं, उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और बड़ी पेयर में लोग ऑपरेट करते हैं। सिंगल ऑपरेट नहीं करेगा। गॉट इट। मतलब पेयर्स, 2 लोग हमेशा हर एक चीज साथ में करते हैं। तो जैसे अगर एक हिट है तो उसमें 2 पेयर हैं और एक जो है वो साइबर सपोर्ट या जो है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के लिए है, तो 5 लोगों का एक हिट बन गया। अंडरस्टैंड। एंड जनरल थोड़ा आइडिया के लिए, एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर की कैपेबिलिटी और एक नॉर्मल सोल्जर की कैपेबिलिटी में एग्जैक्टली कितना फर्क होगा? जमीन आसमान का। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी हैं ये वॉलंटियर फोर्सेस हैं, एक गरुड़ है एयरफोर्स का, जिसमें रिक्रूटिंग सेंटर से डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया जाता है कमांडो जो है। बाकी मार्कोस, एनएसजी और पैरा एसएफ में डायरेक्ट भर्ती नहीं, आदमी वॉलंटियर करते हैं जवान। वॉलंटियर करने के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको जो फिजिकल फिटनेस में देखा जाता है कि कितना लोहा है उस आदमी में। 100 में से 70, 75 या 80 लोग वापस चले जाते हैं, उस कमांडो के मापदंड पर नहीं उतर पाते। इतना बड़ा फर्क है। वाओ। एंड इंटेलिजेंस फैक्टर में इन कंपैरिजन विद अ नॉर्मल सिविलियन, अभी ये जो स्पेशल फोर्सेस है, तो क्या मेरा सोचना सही रहेगा कि एक नॉर्मल सिविलियन और एक स्पेशल फोर्सेस का जो जवान होगा, उसके इंटेलिजेंस कोशेंट में भी एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसको खास ट्रेन किया गया है, उसमें ये स्किल डेवलप की गई है। और क्या उसको अपने मिशन को पूरा करने के लिए चाहिए, उसको उसकी ट्रेनिंग दी गई। आम इंसान जो है उसका आईक्यू लेवल उन चीज़ों को नहीं सोच पाएगा जिसके लिए उसकी ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि आम जो है रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बात नहीं है, ये उन स्पेशलाइज्ड वातावरण की और सर्कमस्टेंसेस के और इवेंट्स की बात है जो कि बहुत रेयरली या कम आते हैं। इसलिए उन सब के लिए उन पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के इन सब की ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, वेपन ट्रेनिंग है, लैंग्वेज ट्रेनिंग है। अगर दुश्मन के पीछे किसी एसएफ ने इलाके में करना है तो उसको उस देश की जो है ज़ुबान आनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा स्किल और नेविगेशन है। अगर किसी पैरा एसएफ ने 40-80 किलोमीटर दुश्मन के अंदर जाकर किसी चीज़ को बर्बाद करना है, कोई मिशन पूरा करना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए नेविगेशन तो उसको चाहिए। तो ये खास ट्रेनिंग जो है ये उसको एक कमांडो को दी जाती है। अंडरस्टैंड। अगर स्पेशल फोर्सेस के अगर मैं ये पूछूं कि उनकी स्पेशलिटी और लीथैलिटी के औहदे में अगर आपको रेटिंग देनी पड़े, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कौन से रहेंगे और क्यों? एक तो उचित नहीं होगा क्योंकि सबका दायरा अलग है। मार्कोस है, वो जल, थल और हवा तीनों के लिए ट्रेंड है।
एनएसजी जो है वो सारे ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है, और उसमें भी कोई एंटी टेररिज्म के लिए है तो कोई एंटी हाईजैकिंग के लिए है। तो रोल अलग है, मिशन अलग है। तो ये कहना कि कौन सबसे अच्छा है और कौन सबसे कमज़ोर है, ये कोई ऐसा मापदंड है नहीं। मगर अगर आप देखें कि ऑपरेशंस दुनिया में किस किस ने किए और कितने अच्छे किए, तो ये कहा जा सकता है कि ये कुछ फोर्स हैं जो कि सक्सेसफुल रही हैं, जो भी मिशन हाथ में लिया। ये फोर्स हैं जो कि गत समय में फेल हो चुकी हैं, मगर कुछ है उन्होंने अच्छे भी किए हैं। तो ये एक मापदंड किया जा सकता है। और भारत की स्पेशल फोर्सेस जितनी भी हैं, चाहे 15 एसएफ बटालियन है या मार्कोस है या मैं कहूँगा कि एनएसजी है, ये अपने तकरीबन सारे ऑपरेशंस में सफल रही। ये ऑपरेशंस के बारे में एक्चुअली मुझे काफ़ी बात करनी है एग्जाम्पल्स के साथ में, बिकॉज ये बहुत मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है सुनने के लिए भी। उसके पहले मुझे पूछना था कि ये मार्कोस जो है, जैसे मरून बेरेज हम कहते हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो मेजर शाह भी जब भी आए थे हमारे साथ, उन्होंने भी वार्तालाप किया, तभी उन्होंने भी ये बताया कि रीज़न मैंने क्यों ज्वाइन किया आर्मी वाज बिकॉज मुझे मरून बेरेज चाहिए थी मार्कोस की। तो ये मतलब कितने एलीट होते हैं ये, और ये क्यों स्पेशल है? मतलब हर एक आर्मी के इंडिविजुअल को ये क्यों ये यूनिट में भर्ती होना है? देखिए, एक ख्वाब है इंसान का कि मैं एलीट फोर्स के अंदर जाऊं। आर्मी में तकरीबन 8, 9, 10 लाख के करीब लोग हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं। तो हर एक यूनिट के अंदर वो एक यूनिफॉर्म पहन रहा है, उसका एक कार्य क्षेत्र है, उसकी एक ट्रेनिंग है। किसी को तोप चलाने की ट्रेनिंग है, तो किसी को टैंक की ट्रेनिंग है, किसी को इन्फेंट्री वेपन्स की ट्रेनिंग है। ऐसे ही जो है वो जो कमांडो है उसको अपनी यूनिट का तो काम आता है बाकियों के बराबर, मगर उनसे आगे जाके वो कमांडो की ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये दिस इज अ फेदर इन हिज कैप। फिर क्योंकि उसमें ये मानसिकता है, वो मानसिक तौर पर कभी हारने वाला नहीं, वो शारीरिक तौर पर बाकियों से बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए इंसान में एक वो एयर जैसे कहा जाए आती है कि मैं कमांडो हूँ, मैं स्पेशल फोर्सेस का व्यक्ति हूँ, और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जवान अपनी ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो स्पेशल फोर्स में हो, चाहे नॉर्मल आर्मी एयरफोर्स में हो, उसमें बराबर का मादा है देश के प्रति समर्पण का और पैट्रियोटिज्म का। राइट। ब्लैक कैट्स में ऑफ कोर्स आप फर्स्ट बैच में थे ब्लैक कैट्स के, तो ब्लैक कैट्स क्यों है और क्या करती है ब्लैक कैट्स? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 1984 अक्टूबर में इसकी स्थापना की गई कि देश को लगा कि एक फेडरल कंट्रोल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए स्पेशल फोर्सेस की। तो एनएसजी को रेज किया गया और 2 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 3 रेंजर्स बटालियन उसमें बनाई गई। आजकल मानेसर में इनका है, और अब उन्होंने 6 हब बना रखे हैं देश में, जो कि आम मीडिया पर अगर आप ध्यान दें तो आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है। ठीक है। तो ब्लैक कैट्स और एनएसजी सेम होते हैं? तो ब्लैक कैट्स इनका नाम क्यों पड़ा? ब्लैक कैट्स नाम पड़ा क्योंकि ऑपरेशन में हमेशा ब्लैक यूनिफॉर्म डांगरी सब पहनते हैं। दूसरी बात, एनएसजी में जैसा मैंने कहा 2 तरीके की यूनिट है। एसआरजी जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो भी यही पहनते हैं यूनिफॉर्म, और 2 प्योर आर्मी की पलटन है। तो जो ऑपरेशंस किया जाएगा, जैसे कि 26/11 ताज के अंदर मुंबई में, तो स्पेशल एक्शन ग्रुप अंदर जाएगा, बाकी कॉर्डन में रहेंगे। तो ये स्पेशलाइजेशन किसी को कॉर्डन सर्च का दिया गया है, किसी को ऑपरेशन इंटरवेंशन का दिया गया है। तो हर एक के अपने अपने रोल हैं, और आर्मी जो है वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है। मैं एक 51 जो पहली बनी थी उसका सदस्य था। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एक एनएसजी कमांडो बनने का? मेरे समय में बहुत सारे अफसरों को डोजियर्स जो थे वो एनएसजी को दिए गए। उनका एक रिक्वायरमेंट था
कि हमें ऑफिसर इस सर्विस ग्रुप के और इस योग्यता वाले चाहिए। उनमें से उन्होंने 32 लिए और 32 ट्रेनिंग करने के बाद हमको 6, 7 या 8 सेलेक्ट हो पाए। उसके बाद इन्होंने वॉलंटियर किया कि भाई जो वॉलंटियर करना चाहे वो आए। तो उसमें आर्म यूनिटों से भी लोग वॉलंटियर करते हैं और जो एसएफ यूनिट है जिसमें आदमी वैसे भी एसएफ के लिए क्वालिफाइड है, वो भी एनएसजी पर डेपुटेशन के लिए आने आता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है। तो पैरा एसएफ के अफसर और जवान आते हैं, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। इनकी 4-5 फेजेस में ट्रेनिंग होती है और हर फेज में अगर वो उचित नहीं पाया गया तो उसको वापस पेरेंट यूनिट में भेज दिया जाता है। ओके तो वो ट्रेनिंग जब आपने बोला कि ऑलमोस्ट 30-32 लोग में से 6 या 7 लोग इंडक्ट किए गए थे, वो ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ट्रेनिंग कई हिस्सों में बटी होती है। आपकी फिजिकल फिटनेस है जो सबसे पहले है। क्या करवाते हैं उसमें? अगर आप कहें तो शारीरिक क्षमता, आपकी बैटल फिजिकल ट्रेनिंग, आपके लॉन्ग रूट मार्चेस, जितनी भी चीज़ें आप कहें जो आपके बदन को लोहा बना दे पूरी तरह, वो। फिर उसके बाद आपके जितने भी स्किल आपको देनी है, बिल्डिंग इंटरवेंशन की, स्लिदरिंग की, हेलीकॉप्टर से उतरने की, स्पेशल फोर्सेस जो हैं पैरा जंप्स की, वो स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशलाइज्ड वेपन और इक्विपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस टेरेन में काम करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये इस कदर ट्रेनिंग, बॉम्ब डिस्पोजल में जैसे जाना है बॉम्ब डिस्पोजल की ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हर अलग योग्यता वालों को अलग अलग ट्रेनिंग, मगर शुरू के 2 या 3 फेज सबके लिए कॉमन है और उसमें योग्यता सबको एक मापदंड के मुताबिक हासिल करनी पड़ेगी। कितने घंटे यूजुअली इन लोग ये सब ट्रेनिंग पाते हैं? देखिए, ट्रेनिंग अगर आप कहें शुरू में तो मार्कोस तकरीबन 1 1.5 साल कम से कम लगता है, उसके बाद ट्रेनिंग चलती रहती है। एनएसजी में भी कम से कम 6 महीना, 3 महीना, 6 महीना प्रोबेशन, उसके बाद ट्रेनिंग, फिर कंफर्म किया जाता है। गरुड़ में कह रहे हैं 52 सप्ताह की ट्रेनिंग। मगर इसके बावजूद एक बार अगर आप इंडक्ट हो गए तो आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलती है और तकरीबन आप अगर कहें तो 8 से 10 घंटा आप अपनी स्किल इंप्रूवमेंट पे लगाते हैं डेली। एंड जो एग्जिस्टिंग स्किल्स पे जो आपने ट्रेन किया है उससे कंटिन्यूसली हर आप स्किल इंप्रूव उस पे ही करते ही रहेंगे? वो है, नई स्किल्स हैं, नए इक्विपमेंट है, नई टेक्नोलॉजी है, उस सब पे कंटिन्यूस आपको ट्रेन करना है। टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ऑब्सोल्यूट होती है, इसलिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग आपकी चलती है। अब एआई है, एआई का क्या असर है, साइबर क्राइम का क्या असर है, इन सब चीज़ों के लिए आपकी योग्यता चाहिए। अंडरस्टैंड। और ये मार्कोस का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है? मार्कोस का भी सिलेक्शन प्रोसेस प्योर वॉलंटियर है। ओह, प्योर वॉलंटियर, मतलब यू कैन, आप अप्लाई कर सकते हैं बट सिलेक्शन एंड में आपकी ये करके होगा वैसा? आपकी एप्लीकेशन वॉलंटियर है कि मैं मार्कोस बनना चाहता हूँ। ओके। मगर उस मार्कोस की ट्रेनिंग में क्या आप सफल हुए, क्या आपको प्रोबेशन पे लिया गया, क्या आपको कंफर्म किया गया, ये सब आपकी योग्यता और किस कदर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करके उन मापदंडों को छू पाते हैं जो लेट डाउन है, ये उस पर डिपेंड करता है। कितने यूनिट्स होते हैं यूजुअली ये स्पेशल फोर्सेस के, एंड नंबर्स जस्ट टू गेट थोड़ा आइडिया के लिए? हाँ, क्यों नहीं, ये ओपन मीडिया पर भी है। 15 एसएफ बटालियन है, पैरा बटालियंस, जिसमें एक आर्टिलरी की भी है 17 पैराफील्ड, 2 मार्कोस की हैं, 2 जो है वो गरुड़ की हैं, 2 एसएजी है एनएसजी में और 3 एसआरजी हैं। उसके अलावा कोबरा है,
सीआरपीएफ की, जो कि दांतेवाड़ा और सब तरफ ऑपरेट कर रही है। तो ये जो है खास हमारी फिर हर स्टेट ने अपनी पुलिस कमांडो फोर्स कर रखी है, ताकि वो स्टेट के नीचे अगर वो स्टेट में चाहे तो उनको एम्प्लॉय कर सके। तो सिर्फ दो बेसिकली टुकड़ी अगर मार्कोस की है तो कितने हुए? एक मतलब टुकड़ी में कितने होते? 10 लोग जैसे आपने कहा, तो 20 लोग। देयर ओनली 20 मार्कोस इन इंडिया? अबाउट नहीं, एक के नीचे कई प्रहार, वो प्रहार कहते हैं। ओके ओके। एक यूनिट के नीचे कितने प्रहार हैं ये डिस्कस ना करें तो अच्छा है, मगर वो इतने नंबर प्रहार मिलके एक यूनिट बनाती है। अच्छा, गॉट इट, समझा, अंडरस्टूड। सो ये इन फोर्सेस और इन स्पेशल फोर्सेस के डिफरेंस में एसपीजी कैसी डिफरेंस है, एंड एसपीजी क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में हमारे दो प्रधानमंत्री वो आतंकवाद की भेंट चढ़े, शायद दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं होगा। इसलिए जरूरी होता गया कि एक स्पेशलाइज्ड एक ऐसी फोर्स रखी जाए जो कि हमारे जो गणमान्य नेतागण हैं, जो देश को चलाते हैं, जो देश के लीडर हैं, जिनसे देश की ख्याति है विश्व में, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए पहले एसआरजी जो था उसको काम दे रखा था वीआईपी प्रोटेक्शन का। उसके बाद एसपीजी ट्रेन किया गया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जैसे सीक्रेट सर्विस है यूएस की, कि कहीं भी उनका प्रेसिडेंट जाएगा तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसी तरह हमारा एसपीजी है, और एसपीजी जो है प्रधानमंत्री हैं, बाकी हैं, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, और दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। मगर ये सारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और इनसे विड्रॉ किए हुए कमांडोज। ओके, तो ये यूजुअली ऐसे जो हमारे दूसरे स्पेशल फोर्सेस है, मार्कोस और गरुड़, वो सब में से एसपीजी में यूजुअली इंडक्शन नहीं होता? नहीं। ओके। ये सारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में से हैं, और इनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वीआईपी प्रोटेक्शन। इनके इक्विपमेंट उसी हिसाब से दिए गए हैं, और जिस तरह मैंने आपसे कहा सीक्रेट सर्विस है, उसी तरीके से ये बहुत काबिल फोर्स बन गया है समय के साथ, और इनके पास तकरीबन सारे इक्विपमेंट वो हैं जिसकी ज़रूरत किसी भी प्रोटेक्शन ग्रुप को वर्ल्ड ओवर पड़ सकती है। अंडरस्टैंड। क्या इक्विपमेंट यूजुअली ये एसपीजी यूज़ करती है? मतलब अगर मोदी जी, समझो फॉर एग्जांपल, आज अगर मोदी जी ने डिसाइड किया कि G20 समिट में अगर जा रहे हैं वो, सो वहाँ से शुरू करके टिल द टाइम वो लैंड वहाँ पे हुए और फिर वापस लेके आने का क्या उनका मतलब प्लान होगा? देखिए, कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, उस एरिया को पहले सैनिटाइज करना, कहाँ उनकी बात होगी, कोई बगिंग डीबगिंग है कि नहीं है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से कोई हादसे को अंजाम दिया जा सकता है, उसको सैनिटाइज करना, जिस फ्लोर पे वो रह रहे हैं उस पूरे फ्लोर की निगरानी रखना, और आम किसी भी और मूवमेंट को पाबंद करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिम्मेदारी उनकी। गॉट इट। तो ये पूरा स्टार्ट टू एंड तक ही उनके ही अंडर आता है कि उनके साथ में दूसरी एजेंसियां भी काम करती है टू? देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जहां वो कहते हैं यहाँ एक बार आपके प्रधानमंत्री हमारे देश में आ गए तो जिम्मेदारी हमारी है। अब यूएस प्रेसिडेंट जहां जाएंगे वो सीक्रेट सर्विस पहले से आके उस होटल को, उस फ्लोर को अपने काबू में ले लेते। तो ऐसे जो सक्षम देश हैं वो जिम्मेदारी खुद उठाते, मगर कुछ देश जो इनको जिम्मेदारियों को उठाने वहन करने में सक्षम नहीं है, वहाँ हमारी जो एसपीजी है उसकी जिम्मेदारी है पूरा प्रोटेक्शन उनको देना। ओके, एंड ये इंक्लूड करता है रूट प्लानिंग से लेके हर एक चीज़ों में? रूट प्लानिंग से लेके जो कैवलकेड होगा, कहाँ गाड़ी कौन सी चलेगी, एक जैसी गाड़ियाँ होंगी ताकि किसी को पता नहीं लगे किसमें है। इसी तरह अगर इंडिया 1, इंडिया 2 दो एयरक्राफ्ट हैं तो कौन सा जहाज में हमारा प्रधानमंत्री जाएगा, ये सब चीज़ें ये डिसाइड करना इनका काम। एंड जैसा अभी मूवीज़ में भी दिखाते हैं और बहुत पढ़ने भी मिलता है कि इनके पास मतलब
डिकॉय, ऑल्टरनेट रूट, ये सब भी उन पहले से ही वो प्लान करके थे, ये सब जी हाँ, सच होता है कि? बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल होता है, पूर्णतः तैयारी। इंटरेस्टिंग। ये आपने जो बोला एक्चुअली, ये इससे मेरे दिमाग में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सवाल आया, बिकॉज कोई कोई देशों में एक्चुअली जब भी मैंने देखा है टीवी पे भी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी यूएस में जाते हैं और उनका कुछ भी परेड होता है या वो उनके प्रेसिडेंट से मिलने वाले होते हैं, तभी एक्चुअली आजू बाजू में सिर्फ सीक्रेट सर्विस ही दिखती है और अपने उनके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड्स वो सब नहीं दिखते हैं। तो ये क्योंकि वो जिम्मेदारी लेता है वो देश, राइट, वो कहता है हम किसी और पे नहीं, अपने ही टुकड़ियों पे भरोसा करेंगे। क्यों? बट ये रीजन, भरोसा मतलब एज इन कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए या कुछ ऐसे? देखिए, किसी भी देश में अगर किसी और देश के नेता के साथ कोई हादसा हो जाए तो उस देश की साख Credibility. खराब हो जाती है। अगर आप देखें तो लाल बहादुर शास्त्री जी रूस में मरे, उसके बाद रूस की साख काफी खराब हुई। इसलिए अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते कि जिनका विश्व में दबदबा है, जिनके पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कि वो कोई भी ऐसा काम करे जिससे किसी वीआईपी की सिक्योरिटी खतरे में पड़े, तो वो उस जिम्मेदारी को स्वयं उठाते हैं और इसलिए वो पूरी तरीके से सैनिटाइज करके सुरक्षा प्रदान करते हैं। अंडरस्टैंड। सो सीक्रेट सर्विस जैसा आपने बताया कि दुनिया का आई थिंक सबसे लीथल जैसे कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट के लिए, उसके वीजा वीज अगर डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो हमारी एसपीजी कहाँ है? सक्षम, बिल्कुल बराबरी में खड़ी है। चाहे इक्विपमेंट है, चाहे ट्रेनिंग है, चाहे हथियार है, हर चीज़ उनके पास, कोई भी लेटेस्ट इक्विपमेंट जो इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी प्रोटेक्शन फोर्स के पास, वो सरकार ने उनको मुहैया कराया है। और ये ऐसा भी होता है कि यूजुअली हर एक जो स्पेशल फोर्सेस जो हमारी आती है, तो वो स्पेशल फोर्सेस में जो इक्विपमेंट भी रहता है तो वो हर एक फोर्स का इक्विपमेंट उनके ही पास होता है कि जनरल एक टॉप लेवल रिक्वायरमेंट होती है प्रोक्योरमेंट की और फिर बाद में उसके नीचे फिर और प्रोक्योरमेंट एकदम स्पेशलाइज्ड होती है? देखिए, पैरा एसएफ को जो इक्विपमेंट चाहिए उनको दिया जाएगा, एनएसजी को, तो सबके रोल अलग है, राइट, उस रोल के मुताबिक हथियार दिया जाएगा। ओके, अगर किसी को कॉर्नर शॉट चाहिए तो कॉर्नर शॉट वो राइफल दी जाएगी जो इजराइल की बनती है। तो हर एक के अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई पैरा एसएफ अपना गेको वो नाइफ रखेगा, तो हर एक कमांडो के पास एक कमांडो नाइफ होगा। मगर हथियार असॉल्ट राइफल एके या जीएसजी एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। पिस्टल, कौन सी पिस्टल किस फोर्स के पास है, एक पिस्टल होगी। बरेटा है, जिसको ज़रूरत है क्या कहते हैं स्नाइपर राइफल्स की, उनको स्नाइपर राइफल्स दिए जाएंगे। तो रोल के मुताबिक वेपन दिए जाते हैं। मगर अब जैसे सब मशीन गन्स है, पिस्टल है, असॉल्ट राइफल है, ये तकरीबन कॉमन देखी जाएंगी। कितना एक स्पेशल फोर्सेस का कमांडो कितना वेट कैरी करके यूजुअली मिशन के लिए जाता है? अगर आप देखें जब फुली लोडेड है तो 18 से 21 किलो तक हो सकता है। वाह। एंड उसके साथ में अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से जंप मारना है या एयरक्राफ्ट से, सारा लोड उसके साथ रहेगा और कितने समय के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए वो अगर जा रहा है तो उतना एम्यूनिशन उसके पास एक्स्ट्रा हो सकता है। तो फिर उसमें फिर बाद में खाने की भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं यूजुअली कि हाउ डू दे सर्वाइव? देखिए, आर्मी भी जो है वो 24 घंटे का तो आपको फ्रेश राशन देगी। ओके, वो भी वो कैरी करता है। उसके बाद हार्ड स्किल राशन है जो 1 या 2 दिन का हो सकता है। उसके बाद सर्वाइवल राशन है जिसमें खाली चॉकलेट दो स्ट्रिप हैं जो आपको कैलोरी दे रही है जिंदा रहने के लिए, पेट नहीं भर रहे, मगर आप सरवाइव कर जाएंगे। और इस तरीके से ऑपरेशंस प्लान होते हैं कि इतने समय के बाद लिंकअप होना चाहिए या उनको किसी और तरीके से हेलीकॉप्टर से या किसी पैराड्रॉप के तरीके से उनको जहां पर वो है वहां मुहैया उनकी रसद कराई जाए, एम्यूनिशन कराया जाए, जो भी उनको जरूरत है कराया जाए। मगर मुश्किल है
ऑपरेशंस के दौरान अगर आप डीप एनिमी टेरिटरी में हैं तो आपके कैजुअलिटीज़ होंगी। कोई सिख है तो जाते समय आप उसको, जिसको बुलेट लगी, लेके नहीं जा सकते। तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको फेस करना पड़ता है, वो ट्रेंड है इसके लिए। अंडरस्टैंड। तो ये इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। तो अनफोर्सीन चैलेंजेस जो ये सब ऑपरेशंस में स्पेशल फोर्सेस करती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया, समझो अगर हमें पाकिस्तान के अंदर जाना है 30-40 किलोमीटर और कुछ करना है कोवर्ट ऑपरेशन, तो अनफोर्सीन चैलेंजेस ये सिनेरियो में क्या होते हैं और कैसे इसे कॉम्बैट करने के लिए प्रिपेयर्ड होती है स्पेशल फोर्सेस? देखिए, ये तो सरहद पे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करूँगा। आपकी जो फौज है उसने आपको मदद दी आर्टिलरी फायर से या किसी और से, या स्मोक स्क्रीन से, या अगर मौसम इतना ख़राब है कि नज़र नहीं आ रहा तो आप निकल गए। जाते समय जहाँ से आप जा रहे हैं आपको इतने स्ट्रेंथली जाना पड़ेगा, सरप्टिशियसली जाना पड़ेगा कि पता नहीं लगे कोई यहाँ से निकल गया। मगर अंदर जाकर किसी एनिमी पेट्रोल से, किसी एनिमी पोस्ट से आपकी कहाँ मुठभेड़ होती है, आपको कहाँ फायर खोलना पड़ता है, इसके बारे में आप कह नहीं सकते। आप एक बार अंदर गए तो जब आपने काम अपना कंप्लीट किया और आपको वापस एक्सफिल्ट्रेट करना है तो उस समय तो पता लग गया लोगों को कि आ चुके हैं लोग अंदर। तो क्या आपके सामने समस्याएं होंगी, क्या आपके सामने ऑपोजिशन होगा, किस तरीके का होगा, ये सारी चीज़ आपको पता नहीं है। मगर अगर आप देखें तो पिछला जो सर्जिकल स्ट्राइक था जिसके बारे में देश ने बहुत चर्चा की थी, वो भी एक पैरा एसएफ ने किया था, मगर एक भी कैजुअलिटीज नहीं थी। सारे लोग गए और मिशन पूरा करके वापस आए। तो कई जगह जो हैं हिंदुस्तान की फौज, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वो 100% सफल हुए हैं। मगर दुनिया में ऐसे भी कई हादसे हैं जहां स्पेशल फोर्सेस फेल हुई। लाइक अगर आप देखें 70 के आखिरी दशक के आखिरी में अमेरिका ने डेल्टा 5, एक ऑपरेशन डेल्टा 5 उनकी स्पेशल फोर्स है एक, उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान में। एम्बेसी से ईरान में इनके काफ़ी लोगों को बंधक बनाया गया था। 8 हेलीकॉप्टर निकले, 5 हेलीकॉप्टर लैंड किए, बाकी 3 सैंडस्टॉर्म और फटीग के पायलट फटीग से पहुंच नहीं पाए। उनमें भी एक हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, एक का रोटर क्रैक हो गया। तो ये अपना ऑपरेशन लॉन्च करने के पहले इनकी हालत ऐसी हो गई कि 50% लोग पहुंच पाए ऑपरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा उसे। ये बहुत शर्म की बात थी। ऐसे कोरियन वॉर, नॉर्थ कोरिया में हिल 205 में अमेरिकन स्पेशल फोर्स फेल हुई थी। मगर उसके बाद जो उन्होंने आखिरी ऑपरेशन उनके मरीन सील्स ने किया है, जिसमें ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया है और उठा के ले गए, ये काबिले तारीफ था। राइट, बट उसमें भी उनका एक्चुअली एक हेलीकॉप्टर गया है उनका, मगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा उनका। राइट। तो ये किस कितनी दूर आप जा रहे हैं, उसके अलावा आपका मनोबल, आपका इक्विपमेंट और आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट पे पिक्चरें बनी हुई हैं एंटेबी ऑपरेशन की, जहां मोगादिशु में इजराइल ने कितने हजार किलोमीटर दूर गए और उनके जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके बड़े भाई थे नाथन नेतन्याहू, जिन्होंने ऑपरेशन किया था, जो स्पेशल फोर्स के लीडर थे, और बिना एक भी सिविल बंधकों की कैजुअलिटी के या किसी उनकी फोर्स को सरियत मतकल कहते हैं। काफ़ी लोगों में है कि भाई सरियत मतकल का नाम लोगों को पता नहीं, तो वो वहाँ की जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके नाम से सोचते हैं कि शायद यही लोग हैं। मुझे भी यही लगता है, मुझे भी यही लगा। हाँ। मगर उनकी सरियत मतकल कहते हैं वो अपने।
यूनिट को, और उसके कई अब यूनिट हो गए। जो प्रधानमंत्री है भी, ये भी स्पेशल फोर्स के इजराइल के नेतन्याहू जो है वो हिस्सा रहे। तो इतने 1000 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने एक रेड ऑपरेशन किया, अपना जहाज भी ले आए और सुरक्षित सारे बंधकों को ले आए और सबको न्यूट्रलाइज किया, आतंकवादियों को। ये बहुत बड़ा नामी ऑपरेशन था। आई थिंक वो ऑपरेशन के बाद लाइक अलग लेवल का उनको सराहना भी मिली थी कि जी हाँ, जी हाँ, ये किया। उन्हें गिना जाने लगा था कि ये सबसे अच्छी, उस समय तत्कालीन जो थे, ये सबसे अच्छे तगड़े कमांडोज। हाँ, इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जैसा आपने बोला, मुझे भी लगा कि मोसाड उनका जो नाम है वो उनकी स्पेशल फोर्स वो होती उनकी है, इंटेलिजेंस है, बट जैसे केजीबी है, राइट, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस है, स्पित्सनाज या कुछ ऐसे करके रशिया की है, स्पित्सनाज है शायद। गॉट इट। तो उसमें भी उनके कई हैं, ग्राउंड यूनिट है, फ्रॉग यूनिट है जो वाटर से है, कई उन्होंने स्पित्सनाज में किए हुए हैं। ऐसे ही जीएसजी 9 में है। अब पाकिस्तान वाले स्पेशल एसएसजी, स्पेशल सीक्रेट ग्रुप कहते हैं, हमारे यहाँ एनएसजी, पैरा एसएफ, ये सब है। जर्मन अपने फोर्स को जीएसजी 9 कहते हैं। तो ये जो है अलग अलग नाम से, मगर तकरीबन सबका रोल एक ही जैसा है। कई देशों को ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे देश को बहुत ज़रूरत पड़ी। एक बहुत मेजर ऑपरेशन 88 में किया था, 1988 में हमारी एक पैरा एसएफ यूनिट ने, और मालदीव्स में जब उनके प्रेसिडेंट का तख्ता पलट किया जा रहा था, उस समय प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल हाउस से हटा के किसी और फॉरेन मिनिस्टर किसी के घर में रखा गया। जो आतंकवादी ग्रुप था उसने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी काबू कर लिया। तब उस हालात में उन्होंने यूएस को बोला मदद के लिए। यूएस ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा नियरेस्ट जो बेस है वो डेगो गार्शिया है, 1000 किलोमीटर दूर है, उसको आने में 2 या 3 दिन हमको लगेंगे एक्शन करने के लिए। फिर उन्होंने जो है श्रीलंका को बोला, श्रीलंका हमारी काबिलियत के बाहर है ऐसा ऑपरेशन, पाकिस्तान ने भी मना कर दिया। फिर वो यूके के पास गए तो यूके ने बोला आप भारत के पास जाएं, और उन्होंने भारत को कांटेक्ट किया। भारतीय सरकार ने उनको बचाने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हामी भरी, और 6 घंटे के अंदर एक पैरा यूनिट को लॉन्च किया गया। वो वहाँ हुलहुले एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल लैंड किया, उसको काबू किया और प्रेसिडेंट को वहाँ से निकाल के लाए। तो ये बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था एक विदेशी धरती पर, जो कि हमारी पैरा एसएफ ने किया, स्पेशल फोर्सेस ने। तो क्या कुछ और डिटेल्स दे सकते हैं? मतलब इट वाज, अगर पैरा एसएफ वहाँ पे गई थी तो कितने यूजुअली लोग गए? विद इन्फेंट्री गए थे कि जस्ट? ये पैरा यूनिट अपने आप में एक इन्फेंट्री बटालियन की तरह है। ओके। पूरी एक बटालियन स्ट्रेंथ वहाँ गई। उनको हवाई जहाज से जो है मालदीव्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, हुलहुले आइलैंड में है शायद, वहाँ पर लैंड किया गया। वहाँ से बोट पे वो मेन लैंड पे गए और वहाँ उन्होंने ऑपरेशन करके जो जगह बताई गई थी वहाँ से प्रेसिडेंट को निकाला, और इस तरीके से उन्होंने कू को पलटा। बटालियन में यूजुअली कितने लोग होते हैं? 700 प्लस। एंड मतलब उन्होंने सिंगल हैंडेडली चेंज कर दिया। बिल्कुल। आगरा में पैरा ब्रिगेड है, उसके तहत ये सारे पैरा एसएफ आते हैं। अब जगह जगह अपने रोल के मुताबिक वो एम्प्लॉयड है। कौन से ऐसे और ऑपरेशंस हैं जो इंडिया ने ऐसे सक्सेसफुली किए हैं, बोथ हियर एंड आउटसाइड आल्सो? देखिए, बर्मा में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन किया, म्यांमार में। कभी? अभी कुछ साल पहले। इस एक पिक्चर में भी छोटा सा ये दिखाया गया था, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर पे एक पिक्चर बनाई गई थी, उसमें शुरू में बर्मा का दिखाया गया है। वो हमारे पैरा एसएफ ने किया था। ताज हमें पता है हमारी स्पेशल फोर्सेस ने किया था। उसके अलावा अगर आप कहें तो 71 ऑपरेशन में पुंछ में पाकिस्तान की एक आर्टिलरी यूनिट ने बहुत परेशान किया हुआ था, न्यूट्रलाइज नहीं हो रही थी। पैरा एसएफ बटालियन को तैनात किया गया। वो 30 किलोमीटर अंदर गए और उन्होंने उस गन को डिस्ट्रॉय किया,
और वो उस समय की बात है जबकि नेविगेशनल एड्स नहीं होते थे, जीपीएस नहीं होते थे। तो ये ट्रेनिंग है इन लोगों की जो कि इन्हें बाकी आम फौज से ज्यादा बेहतर बनाती है। गॉट इट। ये टेक्नोलॉजी के अलावा ये एज इंडिविजुअल अगर ये सब टेक फेल हो जाए तो कितने लीथल हो सकते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज का ज्ञान जो है किधर नॉर्थ है और कितने डायरेक्शन पे, कितनी दूरी पर, ये तो आपको मैप से पता लगेगा। आपके जो रडार्स हैं वो आपको बताते हैं कि शेल जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है। अगर मिसाइल आ रही है तो किस ट्रेजेक्ट्री में और कहाँ जा रही है, उसी के मुताबिक उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। तो जब आपको एक लोकेशन पता लग गई तो वहाँ तक पहुँचने में फिर इतनी दिक्कत नहीं। फिर आपकी निपुणता कितनी है नक्शा पढ़ने की, ज़मीन पढ़ने की और सेलेस्टियल बॉडीज का सहारा लेने की, वो उस पर डिपेंड करता है। ये तो अब पिछले 20-30 साल से जीपीएस और सब आ गए हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, वरना पहले आम सैनिक के पास ही कहाँ होते थे। वो अपने ज्ञान पे चलता था। इतनी बड़ी 71 की बांग्लादेश वॉर बिना जीपीएस के जीती गई। इंटरेस्टिंग। ये इंडिया के कोई ऐसे मिशंस हैं जिसमें कोई और भी ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस जो ज्यादा लोगों को पता नहीं हो? बहुत सारे हैं और काफी समय तक इन ऑपरेशंस को डिस्क्लोज भी नहीं किया जाता है। ये एक सरकार की और फौज की पॉलिसी है। अब जैसे अगर आप कहें तो एनएसजी ने किया ब्लैक थंडर 1, क्या है? ये गोल्डन टेम्पल में किया गया था और 300 के करीब टेररिस्ट उसमें पकड़े गए और उनको सरेंडर करवाया गया। एक भी एनएसजी आदमी की क्षति नहीं हुई किसी भी कमांडो में। फिर कुछ समय उपरांत ब्लैक थंडर 2 किया गया, उसमें भी कोई 40-45 टेररिस्ट को सरेंडर किया गया। ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारी स्पेशल फोर्सेस ने बहुत गजब का काम किया है। और अगर उसके बारे में पढ़ा जाए, मैं चाहूंगा आपके दर्शकों से कि ऑपरेशंस ऑफ पैरा एसएफ इंडिया गूगल करें, उनको मिल जाएगा, उसको पढ़ें और देखें कि हमारी देश की स्पेशल फोर्सेस की क्या काबिलियत है और उन्होंने कहाँ कहाँ सफलता से ऑपरेशंस किए हैं। लिस्ट भरी पड़ी। गॉट इट। ये स्पेशल फोर्सेस जो हैं इन अ वॉर लाइक सिचुएशन में डू दे एंगेज? जी हाँ, बिल्कुल। क्या रहता है फिर उनका रोल? फौज की लैंग्वेज कहते हैं ब्रिज हेड बनाना। कोई नदी है जिसके पार दुश्मन का एक स्ट्रांग होल्ड है, मगर हमारे फौज को जाना है, एक वहाँ ब्रिज लॉन्च करना है और वहाँ से इंडक्ट होना है। तो ब्रिज लॉन्च करने के लिए ऑब्स्टिकल नदी के दूसरी तरफ जो है वो एरिया काबू होना चाहिए। जब तक वो काबू नहीं होगा तब तक आप ब्रिज लॉन्च नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आपकी नॉर्मल फौज जाए या आप पैरा एसएफ को करें। दूसरी बात, आपको डीप स्ट्राइक करना है एनिमी को कहीं, आपकी पैरा एसएफ काम आएगी। 60, 70, 80 किलोमीटर अंदर जाने की क्षमता है उनकी और बहुत तेज स्पीड से चलते हैं लोग क्योंकि शारीरिक क्षमता इतनी है उनकी। कोई और क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन है जिसमें कोई इंस्टॉलेशन तोड़नी है, डिस्ट्रॉय करनी है, वहाँ ये इस्तेमाल किए जाएंगे। तो कई तरीके के ऑपरेशंस हैं। कोई हेलीबॉर्न ऑपरेशन है, फर्ज करिए कोई हेलीपैड या कोई एयरफील्ड काबू करना है ताकि अपने जहाज वहाँ लैंड कर सकें और फौज को ला सकें, तो स्पेशल फोर्सेस जाके उसको काबू करेंगे। ये सारे रोल जो हैं स्पेशल फोर्सेस के, या अगर डीप स्टेट काम कर रहा है साथ में, तो उस डीप स्टेट के लिए, इंसर्जेंट्स के लिए स्पेशल फोर्सेस। ओके, सो मतलब नॉर्मल सिनेरियो भी, वॉर लाइक सिनेरियो में भी ये सब चीजें बिल्कुल ऑपरेट करते हैं। मुझे लगा कि ये खाली कोई एकदम कोई स्पेशल रीजंस होते हैं तभी ये डिप्लॉय होती है, बट नॉट नेसेसरली। नॉट, वहां तो होंगी ही, मगर
युद्ध क्षेत्र में भी कन्वेंशनल लड़ाई में इतने टास्क हैं जिसको ये स्पेशल फोर्सेस पूरा करती है। अंडरस्टैंड, राइट। एक दिमाग में मेरे एथिकल डायलेमा का थोड़ा सा एक सवाल आया कि समझो एक स्पेशल फोर्सेस के यूनिट या टुकड़ी या इंडिविजुअल को कुछ काम दिया जहाँ पे एक वॉर लाइक सिचुएशन है और वहाँ पे कोलैटरल होने के ज़्यादा चांसेस है सिविलियंस के भी, तो देन इस केस में उनका मतलब एथिकल डायलेमा होता है कि मैं मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करूं कि सिविलियंस को पहले साइड में करूं। देखिए, पहला चीज है मिशन। जितना कोलेटरल डैमेज कम किया जा सके या नेगेट किया जा सके वो जरूर, मगर अगर अनअवॉइडेबल है तो उस मिशन को पूरा करने के लिए स्पेशल फोर्सेस को या किसी भी फौज की टुकड़ी को वो करना पड़ेगा। क्या लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ऐसा करने के लिए? बिकॉज स्पेशल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। क्या होता है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में? कैन यू टेल अस समथिंग? देखिए, इंसान को उस हद तक लेके जाया जाता है जहां उसको हर चीज जायज लगे। उसके मिशन को इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि उसके दिल में दया आ गई। मिशन को कंप्लीट करना, उसके बीच में अगर कोई भी चीज और है तो उसके बारे में न सोचना, ये आम सोल्जर का भी है। अगर आप देखें, उसको पता है कि इस लड़ाई में शायद कौन सी गोली मुझे लगे, किस गन का स्प्लिंटर लगे, पता नहीं, मगर बिना अपने बच्चों की चिंता किए कि वो अनाथ हो जाएंगे, बिना अपनी पत्नी की चिंता किए कि वो विधवा हो जाएगी, वो जवान देश के लिए सर्वस्व लौटाने को तैयार। और ये एक अनरिटन कोवेनेंट है देश के और सोल्जर के बीच में कि मैं देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करूंगा, मगर मेरे परिवार की जिम्मेदारी इस देश को उठानी है। इस बिना पर सोल्जर जो है वो आगे बढ़ता है। कुछ हद तक आज के वातावरण में देखा जा रहा है, कभी कभी 2-4-5% केस केवल ऐसे आते हैं जहां बेचारी विधवा को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भागना पड़ता है। ये उचित नहीं है। और ये जो 4-5% ऐसे केस हैं, इनको भी प्लग करना चाहिए ताकि सोल्जर जो है देश की सुरक्षा के प्रति समर्पित रहे। बट ऐसे सिचुएशंस में मतलब आपने भी कभी ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स जब भी आप ये सर्विस करते हैं, नेचुरली आप कितनी भी ट्रेनिंग लो, देयर आर स्टिल सिनेरियोज जहाँ पे मेंटली आप फिर भी 100% प्रिपेयर नहीं हो सकते, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए भी आर्मी हमारी काफ़ी व्यवस्था देती है, लाइक ऐसे ट्रॉमा या कुछ ऐसे सिनेरियोज सिचुएशन के लिए? जहाँ है ट्रॉमा सेंटर्स हैं आर्मी के। अगर एक व्यक्ति की दोनों पैर माइनफील्ड में चले गए तो ट्रॉमा है पूरे जीवन। उस ट्रॉमा को मानसिक तौर पर झेलने के लिए उसकी काउंसलिंग है, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब देने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज हैं आर्मी की अपनी, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए। और ये उस जवान के लिए नहीं है जिसके साथ ये हादसा हुआ, ये जो सहूलियत है ये उनके लिए है जो बाकी देख रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये देश, ये फौज मेरा ख्याल करेगी, मेरे साथ आखिरी वक्त तक रहेगी। ये उन लोगों की मानसिकता बढ़ाने के लिए, जिसके साथ हादसा हो गया उसके साथ तो हो गया, उसकी मदद तो करनी है, मगर उसकी की हुई मदद जो फौज, जो संगठन, जो व्यवस्था करती है देश की, वो बाकी सारे जवान देख रहे। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं होती तो जवान कारगिल की लड़ाई या किसी और लड़ाई में जान देने के लिए तैयार नहीं होता। ये देश की सरकारें ध्यान दे रही हैं, और जैसा मैंने कहा 2-3-4% केसेस में जिन प्रांतों में हुआ है उनको भी जल्द से जल्द ये प्लग करना चाहिए ताकि किसी भी हालात में कोई भी ऐसा एक केस भी ना हो जहां किसी फौजी की, किसी वीर सैनिक, वीर नारी को, हम वीर नारी कहते हैं उनको, कोई तकलीफ किसी तरह की पेश आए। राइट। ये स्पेशल फोर्सेस जो अभी हैं, ये मोस्ट ऑफ देम आर ऑल मेन? क्योंकि अभी मुझे पता है कि देर आर इंडक्शंस एंड देर आर अभी स्पेशल टुकड़ियाँ भी बनाई हैं विमेन के लिए भी,
देखिए, गरुड़ की है, मार्कोस में अभी तक नहीं है, एनएसजी में नहीं है, ओके, पैरा एसएफ में नहीं है। गरुड़ में इंडक्शन है। हो सकता है आने वाले समय में महिला जो हैं वो ही मापदंड पूरा कर सकती है, तो क्यों नहीं। इजराइल में एक ही ट्रेंच में महिला और पुरुष लड़ रहे हैं देश के लिए। हमारे यहाँ भी हो सकता है। आर्मी में कई यूनिट में है, एयर डिफेंस में है, सिग्नल्स में है, ईएमई में है, ऑर्डिनेंस में है, एएससी में है, यूनिटें कमांड कर रही है फुल कर्नल बन के। तो हो सकता है अगर मापदंडों में जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुश्मन ये नहीं देखेगा कि ये महिला है इसलिए कमजोर है फिजिकल फिटनेस में, तो इसको मुझे ट्रीटमेंट अलग से देना चाहिए। अगर वो उन मापदंडों को छू सकती हैं तो अवश्य उनको भी जगह स्थान मिलना चाहिए इन स्पेशल टुकड़ियों में। ये आपने इज़राइल के बारे में बात की तो एक दिमाग में एक सवाल आया। आपको लगता है कि ये सब कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, इज़राइल है, और एक दो आई थिंक कंट्रीज़ हैं जिसमें मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी होती है एक सर्टेन कॉन्स्क्रिप्शन, राइट। आपको लगता है इंडिया को भी ये करना चाहिए? देखिए, इन देशों की जो जनगणना, जो जिसे कहा जाए कि पॉपुलेशन कम है, और इसलिए वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति देश की सेवा फौज के अंदर करे, 2 साल स्कूलिंग खत्म करी, उसके बाद करे, जब तक कि वो कोई बीमारी से पीड़ित ना हो या मानसिक संतुलन जिसका बराबर ना हो। इसका एक और फायदा है, देश में एक चरित्र का निर्माण होता है जिसको आप नेशनल कैरेक्टर कहें। हिंदुस्तान में क्योंकि इतनी बड़ी फौज है और लोग वॉलंटियर कर रहे हैं जाने के लिए, इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी। मगर फिर भी अगर ऐसा हो तो क्यों नहीं, कम से कम एक तो 2 साल हर व्यक्ति आके फौज में नौकरी करेगा, वो जीवन में एक अनुशासन सीखेगा, उसमें देशभक्ति का जज्बा आएगा, और देश की जो नौकरी की प्रॉब्लम्स हैं, जॉब सैचुरेशन जो है, वो 2 साल के लिए पीछे हटेगा। तो इसके काफ़ी फायदे हैं, इस पे सोच विचार हो सकता है, मगर शायद क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या इतनी है, इसलिए इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंडरस्टैंड। ये स्पेशल फोर्सेस के बारे में आपने जो बात की, कोवर्ट ऑपरेशंस में जब ये एक्चुअली घुसते, देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ये क्या साइलेंस्ड वेपन्स यूज करते हैं? जी हाँ, जहाँ तक हो सके जितनी कम आवाज हो उतना सरप्राइज है। अगर सरप्राइज लॉस हो गया, खत्म हो गया, तो फिर आपका ऑपरेशन खतरे में। तो इसलिए साइलेंसर्स का इस्तेमाल काफ़ी हद तक है, मगर अगर ज़रूरत है और टुकड़ी बड़ी है जो गई है और उन्हें पूरा यकीन है कि इतनी दूर जाके ऑपरेशन मिशन ख़त्म करके हम आ सकते हैं, तो खुलेआम हथियार यूज़ करते हैं, जैसे कि बर्मा में सीआईए ऑपरेशंस में हुआ, आतंकवादियों का अड्डा ख़त्म करके वापस आई पैरा ऐसा। अंडरस्टैंड। और ये वेपन्स ट्रेनिंग जब भी उन्हें दी जाती है, देन आई नोट के वेपन्स ऑफ कोर्स असेंबल भी होते हैं और डिसअसेंबल भी होते हैं, तो यूजुअली ये लोग कितना टाइम लगाते हैं ये सब काम करने में? सेकेंड्स। इज इट? सेकेंड्स। बिफोर यू से जैक रॉबिन्सन, दे आर रेडी। इज इट? मतलब फ्रॉम लाइक अ पिस्टल से लेके व्हाटएवर, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर स्नाइपर गन है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि दे विल आल्सो, एंड स्नाइपर गन्स यूजुअली काफ़ी बड़ी होती है, ऑफ कोर्स गेम्स के वजह से, थैंक्स टू गेम्स, काफ़ी सारे लोग भी आजकल काफ़ी वाकिफ हो गए हैं स्नाइपर गन्स को लेके, तो वो भी मतलब इट कम्स इन पार्ट्स। देखिए, स्नाइपर गन के लिए आपको पहले एक अपना प्लेटफॉर्म ढूंढना है जहाँ से आप इस्तेमाल करेंगे, और आपके पास समय है उसको स्टैब्लिश करने के लिए। ओके।
वहाँ ये नहीं है कि मुझे 10 सेकंड में गन इस्तेमाल करके लगा के असेंबल करके और फायर करना है। हो सकता है आपको 4, 5, 6, 8 घंटे टारगेट का इंतजार करना पड़ जाए अपनी पोजीशन में आके। हर स्नाइपर राइफल जितनी स्नाइपर्स लगे हैं, हर एक कंट्रोल किसी के पास, किसी एक सेंट्रल कंट्रोल पे है और वो बता रहा है कि क्या टारगेट देख रहे हैं और तब उसको बताया जा रहा है। वो अपनी मर्जी से फायर नहीं कर सकता कि ऑपरेशन के कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। ओके एंड ऐसे कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी होते हैं यूजुअली स्पेशल फोर्सेस के, जैसे अभी आपने बोला कि यूजुअली कोई वो आई गेस उनको इन्फॉर्मेशन देंगे देन दे विल गिव द गो अहेड एंड शूट करेंगे, राइट? इफ आई गेट इट करेक्टली। देखिए, जो इंचार्ज है उस ऑपरेशन का, ये उसके हुक्म के तहत होगा। ओके कहाँ पर क्या एक्शन लिया जाएगा, मगर फिर भी अंदर जाकर कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपको सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करना पड़ जाए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो हुक्म नहीं मिला था तो मैं तो मारा गया। राइट। तो ये चीज़ें जो हैं, आप बड़ी पेयर में चलते हैं हर हालत में, और आपके पास छूट है अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पे हैं या कम्युनिकेशन के बाहर हैं या विजुअल रेंज के बाहर हैं, तो उस बड़ी पेयर के पास इतनी समझ है कि मुझे मेरी एसओपीज क्या कहती हैं और उसके मुताबिक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। यही ट्रेनिंग है। गॉट इट। ये चेन ऑफ कमांड की, मतलब इट्स लाइक चेन ऑफ कमांड। जी। तो इसकी अगर आपने बात की तो एक दिमाग में एक आया सवाल कि कोई भी मिशन को डिप्लॉय करने और एग्जीक्यूट करने का चेन ऑफ कमांड क्या होता है? हाउ डज इट वर्क? से फॉर एग्जांपल अभी, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोवर्ट ऑपरेशंस, आई एम श्योर कोवर्ट में तो नेचुरली इंटरनली शायद लोगों को पता नहीं हो कि कुछ कर रहे हैं। आई मीन टू से ऑफिशियल अगर कुछ समझो हमें चाइना के साथ कुछ करना हो तो उसका ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड कैसे जाता है? मतलब प्राइम मिनिस्टर पहले ओके करते हैं और द प्रेसिडेंट गिव्स दैट ऑर्डर एंड देन इट गोज लाइक ट्रिकल्स डाउन। देखिए, जितने हुक्म हैं हमारे देश में प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। राइट। ये यूएस नहीं है जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राइट। वी हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो यहाँ पार्लियामेंट का डिसीजन जो है वो सर्वोपरि है, और पार्लियामेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। रूलिंग डिस्पेंसेशन जो है उसने डिसीजन लेना है। ओके। मगर आम तौर पर देखा गया है कि ऐसी नेशनल इमरजेंसी में सारी ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस एक साथ होती हैं और तभी देश के लिए कोई चीज सफल हो सकती है। ओके। तो ये डिसीजन जो है, ये जैसे सीडीएस है, चीफ से तीनों सर्विसेज के। राइट। स्ट्रैटेजिक डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजन टैक्टिकल लेवल पे होगा जो फॉर्मेशन कमांडर ग्राउंड पे है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है वो हायर लेवल पे होंगे, मगर नोट जो है वो एमओडी की, और एमओडी के लिए कैबिनेट की होगी। गॉट इट। सो मतलब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस फिर डिफेंस मिनिस्टर को बोलेंगे एंड देन वो सीडीएस को बोलेंगे एंड देन इट ईच ऑफ देम विल गिव देयर इनपुट्स एंड देन ट्रिकल्स डाउन। जैसे अगर वॉर डिक्लेयर करनी है, हाँ, तो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर करी, बिकॉज अ बिग स्टेप। तो किसी भी हालात में अटल बिहारी जी ने एक बार बोला था लड़ाई आर्या पार की होगी। मोदी जी ने बोला था कि हम एक की जगह इतने सर लाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इनके समय हुई। तो फाइनल डिसीजन जो है वो उसी का होगा जिसके ऊपर वेयर द बक स्टॉप्स। यूजुअली मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, पता नहीं। आई नो के ये सब स्पेशल फोर्सेस जो सब हमारे जवान हैं वो ऑफ कोर्स ट्रेन करते हैं ये सब चीज़ों के लिए, बट डू दे एवर, मतलब आई डोंट नो मैं फ्रेम कैसे करूं, बट डू दे लुक आउट फॉर वॉर और डू दे लुक आउट फॉर एंगेजमेंट? देखिए, कोई भी व्यक्ति या देश नहीं चाहता कि युद्ध हो, मगर अगर युद्ध हो तो उस युद्ध में शिकस्त का सामना नहीं होना चाहिए, हमें विजयी होकर आना चाहिए। और विजयी तब होंगे
जब हम उस अल्टीमेट टास्क के लिए अपने को तैयार करेंगे। तो पीस टाइम में सारी फौजी यूनिटें जो हैं मॉक ड्रिल्स करके अपने आप को सारे साल ट्रेन करती हैं। हर साल उनकी इक्विपमेंट की फायरिंग होती है, उस फायरिंग को असेस किया जाता है, उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज में एक नोशनल ग्रुप बनाया जाता है जो कि दुश्मन को रिप्रेजेंट करता है, और सैंड मॉडल्स और ज़मीन पर इनको खेला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको असली लड़ाई के लिए तैयार करती है, आपके दिमाग की सोच को उत्पन्न करती है, आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज को देखती है, टेक्निकल डिसीजंस देखती है, और आपको असेस किया जा रहा है इन सब चीज़ों पे, इन सारे वॉर गेम्स पे। तो सारे समय पीस टाइम में भी आर्मी अपने को वॉर के लिए तैयार करती है, अपने इक्विपमेंट को वॉर वर्दी रखती है, ऑपरेशनल रखती है। नहीं तो किसी दिन ज़रूरत पड़ गई और हम तैयार नहीं हैं, हमारे इक्विपमेंट तैयार नहीं है, तो फिर हम देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे। राइट। ये गेम्स जो आपने बोला काफ़ी अभी आई थिंक रिसेंट ईयर्स में कंट्री विद कंट्री काफ़ी, चाहे फिर नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार बहुत कंट्रीज अपनी बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं दिखाती है पर्पसली, ये सब जॉइंट एक्सरसाइजेज जैसे हम कहते हैं। देखिए, जॉइंट एक्सरसाइजेज में जितनी चीज़ें आम मालूम है उन सबको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एयर शो में कोई जहाज गया तो अब दुनिया को पता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, खसूसियत क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है। तो उन चीज़ों को छुपाया नहीं जाता। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं बाकी देशों के, अमेरिका हमारी नेवी की एक्सरसाइज होती है तो इस्तेमाल होते हैं। किस तरीके से फ्लीट चलेगा उनको फॉर्मेशंस पता है। तो वो आपस में क्योंकि कब किन देशों को साथ होकर एक्सरसाइज करनी पड़ जाए या लड़ाई लड़नी पड़ जाए। अब जैसे क्वाड बना है, तो इस क्वाड के लोग अगर मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, किसी पर्पस से कर रहे हैं जो कि उस क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव है। तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर उस पर्टिकुलर एरिया को डोमिनेट कर सके, इंडो पैसिफिक रीजन डोमिनेट कर सके। तो ये चीज़ें आमतौर पर देखा गया है कि बड़े खुलकर एक दूसरे के शिप के साथ, एक दूसरे के मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के साथ ये एक्सरसाइज होती रहती हैं, पैरा एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, और एक दूसरे से लेटेस्ट क्या उनके तरीके हैं, क्या हमारे तरीके हैं, आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। गॉट इट। ये स्पेशल रेजिमेंट्स का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, ये इज देयर, व्हाट इज द रीजन कि स्पेशल रेजिमेंट्स कहलाई जाती है, जिसमें मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गोरखा रेजिमेंट हम कहते हैं, राइट? तो उसका क्यों उसे ऐसा कहलाया जाता है? देखिए, पहले जो पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं, राजपूत है, राज राइफल्स है, राजस्थान राइफल्स, गोरखास हैं, महार रेजिमेंट हैं, मराठा एलआई है, जाट हैं। तो ये रेजिमेंट जो थी बनी थी एक कास्ट के बेस पे। उतना ही ज़्यादा आसान था इनको मोटिवेट करना। अच्छा। अब जितनी पिछले 3 दशक से जो पलटनें हैं वो सारी मिक्स पलटनें बन रही हैं। एक सेकुलर कंट्री में हर यूनिट में आपको मिलेगा। तो इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं है, उतना ही मोटिवेशन है ऑफिसर्स का। सारे धर्म के लोग हैं पलटन में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं। और फौज में आपने कभी ये तकलीफ नहीं सुनी जो कि आमतौर पे हम सिविल के अखबारों में या सड़कों पे देखते हैं। सारे धर्म के लोग वहाँ हैं। अगर वो रह सकते हैं तो बाकी समाज में लोग क्यों नहीं रह सकते, ये एक सोचने का विषय है। अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी मतलब ऐसी स्पेशल सो बिकॉज वो एक हेरिटेज और लीनिएज है, जब ये वैसे तभी होता था, इसके वजह से ऑफ कोर्स एंड लेगेसी एक बन गई है नेचुरली अभी, बिकॉज आई एम श्योर कि हर एक रेजिमेंट में बहुत स्टोरीज होगी वेयर ऑफ ब्रेवरी, ऑफ गैलेंट्री एंड वैलर की। तो देन वो ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए दे स्टिल, बट बिकॉज अभी तो ऐसी स्पेशल रेजिमेंट्स नहीं बनती है,
अब नहीं है, अब सारी मिक्स रेजिमेंट है। ओके। और गोरखा खासकर जो आपने नाम लिया, क्योंकि जब से अग्निवीर शुरू हुआ है नेपाल ने गोरखा देना बंद कर दिया है। तकरीबन अग्निवीर, सॉरी, अग्निवीर जो 4 साल का जवान भर्ती होगा, अच्छा, और उसके बाद फिर उसमें से 25% रखे जाएंगे, 75% को रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, और उनके फायदे के रिलीज करते समय सरकार ने प्लान बनाया कि इतना इतना फायदा उनको मिलेगा, मगर वो रेगुलर सोल्जर नहीं बन पाएंगे। सरकार का प्लान ये भी कि इनमें से इतना प्रतिशत जो है बाकी CAPF में नियुक्त कर लिया जाएगा। Okay. अब कितना होता है कितना नहीं होता है ये समय बताएगा। तो जब से 4 साल की नौकरी का अग्निवीर का हुआ, नेपाल सरकार ने अपने गोरखा देना बंद कर दिया कि हम तो परमानेंट कमीशन भी देंगे, अच्छा, परमानेंट सोल्जरिंग के लिए देंगे। तकरीबन 40% गोरखा जो थे गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के थे। अब जैसे जैसे ये जाते जाएंगे तो क्या गोरखा रेजिमेंट की पलटनें कम की जाएंगी, या इतने गोरखा रिक्रूटमेंट इंडिया में मिल जाएगा, या इस गोरखा के साथ किसी बाकी लोगों को भी मिक्स किया जाएगा। ये कई चीज़ें हैं जो विचारों में हैं। एक और जगह मैंने पढ़ने में आया कई जगह कि चाइना कंसीडर कर रहा है कि नेपाल के गोरखास की हम एक गोरखा फॉर्मेशन रेस कर दें। अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए उचित नहीं होगा। अंडरस्टैंड। बट ये पॉसिबिलिटी है ऐसा होना? यूके के पास एक गोरखा ब्रिगेड है। ऑकलैंड वॉर भी गोरखा ब्रिगेड ने ही लड़ी थी, यूके के लोगों ने नहीं लड़ी थी, बाकी उनके सोल्जर्स ने। तो क्या है ये? कैन यू टेल मी अबाउट दिस? व्हाट इज दिस वॉर अबाउट? सॉरी। यूके का ऑकलैंड जो आइलैंड है उसमें, उससे उनका मेरे ख्याल ये अर्ली 80s की बात होगी, शायद लेट 70s की है। उनका ऑकलैंड के साथ उनको हमला करना था और आइलैंड को काबू में करना था, जिसमें रेबेलियन हो रहा था। तो गोरखा ब्रिगेड जो उनकी है उसने असॉल्ट किया था, और यूके में एक ब्रिगेड गोरखास की मेंटेन्ड है। तो गोरखा इंडियन आर्मी को भी देता था और यूके को भी देता था। जिनको यूके में नहीं मिल पाता था वो इंडियन आर्मी में भी आ जाते थे। वहां पे स्केल्स बहुत हाई थे, वहां पाउंड में उसकी पेमेंट होती। अब अगर इंडियन आर्मी में उसने नहीं भेजना है तो यूथ क्या करेगा जो फौज में जाना चाहता है? उसके लिए कई ऐसी बातें उड़ी कि भाई चाइना कंसीडर कर रहा है, उनको हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने के लिए ट्रेन में ऐसा आदमी चाहिए जो हाई ऑल्टीट्यूड का रहने वाला है, राइट, जो माउंटेन्स और स्नो से घबराता नहीं है। गोरखा से अच्छा और कौन मिलेगा? इंटरेस्टिंग, ग्रेट। थैंक यू सो मच कर्नल जेटली फॉर ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड ऑल्सो इतनी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें बताने के लिए अबाउट आवर स्पेशल फोर्सेस। आई होप कि हमारे दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, बिकॉज आम तौर पे आपको ये सब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिलती नहीं है। आई एम श्योर गूगल पे मिलती भी होगी, बट जब भी समवन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो ब्लैक कैट्स में रहे हैं, प्लस ऑफ कोर्स डेप्यूटी सेक्रेटरी रह चुके हैं ये ऐसे पोजीशंस पे, जब उनसे ये सब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है तभी काफ़ी इंटरेस्टिंग और रियली ऑथेंटिक भी लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई होप आपको भी मज़ा आया। थैंक यू भव्या। ये मुझे बहुत अंदरूनी खुशी हुई कि मैं इस वार्ता में आपके साथ रहा। आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे मेरे सामने जिनमें मुझे अपने दिमाग को, अपनी याददाश्त को काफ़ी हद तक हिलाना पड़ा, और मुझे यकीन है कि ये हमारी हार्ट टू हार्ट टॉक जो हुई है ये हमारे दर्शकों को ज़रूर प्रेरित करेगी, और उनको ये इंतज़ार रहेगा कि अगला एपिसोड भव्या टॉक्स का कब आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।